तो यार पिछले लेक्चर में हमने एपी की सारी थ्योरी खत्म कर दी और हमें रियलाइज हुआ कि यार कितनी ही कम बातें हैं मेरी बताने वाली। मतलब गिनती के 3-4 फॉर्मूले और उसके बाद भी हमारे सामने एपी के अनगिनत सवाल आएंगे। और यार वो अब मैं क्या हर सवाल को रट लूंगा? तो नहीं रट सकता यार। तो मेरा काम क्या है कि मैं हर क्वेश्चन को अपने लेवल पे ले आऊं। मतलब क्लियर है कि यार मैथमेटिशियंस के बारे में ना यार एक बात बोली जाती है कि किसी एक मैथमेटिशियन से पूछा कि अगर कहीं पे आग लगी हो तो तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि यार मैं उस आग में पानी डाल के उसको बुझा दूंगा। तो किसी ने आगे से पूछ लिया कि अगर कहीं पे आग नहीं लगी होगी तो क्या करोगे? तो वो कहता है कि यार मैं पहले वहां पे आग लगाऊंगा, फिर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो मैथमेटिशियंस क्या करते हैं कि उनकी नोन कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर तो एग्जामिनर वो प्रॉब्लम सीधी पूछ लेगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, अगर नहीं होगी तो मैं उसको अपने लेवल पे लेके आऊंगा फिर सॉल्व करूंगा। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम देखेंगे या एनसीईआरटी में भी दी हुई हैं, उनमें होता क्या है कि वो एक बहुत ही रियल लाइफ प्रॉब्लम होगी। तो उसको मैं अपनी एपी वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट करूंगा और फिर वो सॉल्व करनी तो मुझे आती है। फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, या वो सीधे निकलते होंगे या उनमें कोई जोड़ी बनती होगी। तो यार जो कहानी बताई उसको कंप्लीटली समझ पाओ अगर, तो बात क्या है कि किसी भी सवाल को अपनी नोन भाषा में उतार लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो इसी सेंस को और डेवलप करेंगे आज की क्लास में, कैसे क्वेश्चंस को फेस कर करके। तो उन क्वेश्चंस को फेस करने से पहले एक काम की बात सुनो। और हमने जैसे पिछले लेक्चर में फॉर्मूला किया एस एन का, मतलब क्लियर है, हमने फॉर्मूला किया था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? जब मैंने फॉर्मूला बोला था तब मैंने बोला था नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ऐसा मैंने क्यों बोला था कि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो एपी डिफाइन करते टाइम क्वेश्चन में एन की टर्म्स में ना टर्म्स को लिख देता है, मतलब एन, n-1 ऐसे करके किसी भी तरीके से। तो उस केस में मेरा दिमाग मुझे बोलता है कि यार एन को, नंबर ऑफ टर्म्स को स्मॉल एन लिखो। तो उस केस में मैंने अपने दिमाग की घंटी को बजा के रखना है कि नहीं यार, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आती है ना कि सिर्फ स्मॉल एन। वो तो मैंने सिर्फ अपने लिए एक नाम रखा हुआ है कि स्मॉल एन। हो सकता है एग्जामिनर उसको कैपिटल एन लिख दे कहीं पे और स्मॉल एन को एपी में यूज करता हो। तो इस बात का यार ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस में कभी ना कभी जरूर फेस करोगे, तो वहां पे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल सा पॉइंट है। तो मान लो इस फॉर्मूले को एक शरारती बच्चा आके कहता कि मैं 2a को ना ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा a+a। तो मैं कहता ठीक है भाई लिख ले, तेरी मर्जी, तू ऐसे लिख ले n/2 a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब मैंने एक चीज नोटिस की कि यार जो a प्लस n-1 इंटू डी लिखा हुआ है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं हुआ। ये तो an का फॉर्मूला है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस an। तो मैंने ये चीज नोटिस की कि यार ये तो सेम ही फॉर्मूले की दूसरी शक्ल है। मतलब क्लियर है, एक बच्चे का घर का नाम भी होता है, एक स्कूल का नाम भी होता है। तो मान लो ये उसके स्कूल का नाम था, ये उसके घर का नाम था। तो अब जो ये वाली शक्ल है ना इसकी, इसको बुक्स में लिखा होता है n/2 इंटू a प्लस एल। क्लियर है? एल हमने लिखी थी लास्ट टर्म। तो ये भी गलत नहीं है, पर यार इसमें ना बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। कैसे, वो भी हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दे मुझे कोई कि यार एक एपी गिवन है 2, 5, 8, 11 और ऐसे करते करते ये जाती है 30 तक। कितनी टर्म्स है मुझे पता नहीं, पर ये 30 तक जाती है। तो कोई मुझे कहता कि इस एपी का सम बता दो, तो क्लियर है, उस केस में ये फॉर्मूला लगा देते कि नंबर ऑफ टर्म्स, मान लो इस केस में ये जितनी भी टर्म बनती n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसका कोई जवाब बनता होगा, वो मुझे, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो जब सवाल आएगा तब देखेंगे। पर मान लो इसी केस में कोई मेरे से सवाल पूछता कि इसका S5 बता दो, मतलब क्लियर है SN की जगह उसने S5 पूछ लिया। तो इसमें एक बच्चे का ब्रेन ट्रिगर करता है ये वाले फॉर्मूले पे, ये एपी देख के, और वो लिख देता है कि 5/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म।
तो मुझे लिखते ही क्लियर है कि ये चीज कंप्लीटली रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है कि यार इस केस में उसने पूरे एपी का सम थोड़ी ना पूछा, उसने S5 पूछा। S5 क्या होता है? पहली 5 टर्म्स का सम। तो अब अगर कोई चाहे तो उसको या तो ये जो पेरेंट फॉर्मूला है उसका स्कूल का नाम उससे कर ले, मतलब क्लियर है, जो कंप्लीट फॉर्मूला 2a+n-, और अगर वो ये वाला फॉर्मूला चलाना चाहता है तो उसमें ए एन चलाए। ए एन S5 के केस में A5 हो जाता, जो कि इसकी 5th टर्म बन जाती। तो इसको समझने के दो तरीके हैं, या तो ऐसे सोच लो कि यार एपी जो थी पूरी वो श्रिंक कर गई, वो 5 टर्म्स की रहेगी, मतलब ये 4 तो गिवन ही थी, 5वीं लिख देते हैं यहाँ पे 14, तो वो 5 टर्म की लेगी। और फिर हमने लिख दिया ये फॉर्मूला के यार फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब क्लियर है, 5/2 हमने क्या लिख दिया, 5/2, पहली टर्म 2 हो जाती और अखीरली टर्म इस केस में S5 के केस में 14 हो जाती। मतलब क्लियर है कि यार एपी श्रिंक कर गया। या ऐसे समझ लो A+L को, या ऐसे समझ लो कि AN लिखते हैं हमेशा, मतलब क्लियर है, वो पहले केस में AN ही लिखा अखीरली टर्म, मुझे N नहीं पता था, तो इसको यहाँ ऐसे पढ़ लो या ऐसे पढ़ लो। पर इस चीज को यार याद रखना मतलब बहुत अकल वाला पॉइंट है, एग्जामिनर इस पे हमें फंसा सकता है। क्यों? क्योंकि यार एग्जामिनर के पास एपी जो टॉपिक है उसमें बाउंड्रीज बहुत छोटी है, मतलब वो हमें यहाँ कैलकुलेशंस में फंसा लेगा। और कैलकुलेशंस भी हमें दिखता है, पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि यार कैलकुलेशंस लेंथी नहीं होती, उनको डील करने का तरीका नहीं हमें आता होता। मतलब एक बच्चे को आदत पड़ी होती है कि यार 6 नंबर का सवाल आ गया तो कम से कम 1.5 पेज का तो हो, तो यार ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। मेरा काम है मैथ्स में क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी खत्म करना, वही तो मेरा स्किल है एज अ मैथमेटिक्स टीचर तो या स्टूडेंट। तो हमने उसी को डेवलप करना है कि यार मेरा सवाल जल्द से जल्द खत्म हो, यही मेरा काम है। तो उसमें हमने कैलकुलेशंस को नीटली हैंडल करना है। और यहाँ उसकी लैंग्वेज होगी, तो वो हमने बात सुनी मैथमेटिशियंस वाली कि पहले आग लगा दो, क्यों? क्योंकि वो मुझे सॉल्व करनी आती है। तो ऐसे ही उस प्रॉब्लम को मैं अपनी नोन बात में ले जाऊंगा, फिर सॉल्व करूंगा। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। तो आज वाली क्लास का जो मोटिव है ना यार, वो है अकल बढ़ाना इस टॉपिक की। वो कैसे बढ़ेगी? क्वेश्चन सॉल्व कर करके। तो वो क्वेश्चंस अब लाइन से आएंगे, तो वीडियो को पॉज करना पहले हर क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले, फिर ट्राई करना को वो खुद से सॉल्व हो पाए। और अगर हो जाए तो इट्स ब्रिलियंट, क्योंकि यार अपने करने से जो अकल बनेगी ना, वो नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट होगी हमारी। तो उस पर ध्यान देना। नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वीडियो को फिर उसमें सोल्यूशन देखना और फिर बोलना अपने आप से कि मैं क्या बात बोलने से रह गया। तो वही मेरा काम है। अब क्वेश्चंस देखेंगे लाइन से। अब मान लो जो ये पहला सवाल था ये बिल्कुल ही वार्म अप क्वेश्चन था, कोई इसमें ट्रिक नहीं थी। पूरा एपी दिया और उसका सम पूछ लिया, तो क्लियर है एक बच्चा इसको झट से लिखता कि A7 दिया है और डी निकालना है, तो पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म कर दो। अब इसमें अकल वाली बात देखना कि 10.5 को लिखने के दो तरीके हैं। या मैं लिख लूंगा 10.5, या मैं लिख लूंगा इसको, मतलब क्लियर है, मिक्स फ्रैक्शंस बना को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना तो आता ही होगा। ये हो जाएगा 21/2। तो मैं यहाँ पे ना दोनों लिख लेता, 10.5 और मन में ही लिख लेता, यहाँ लिख भी देते तो कोई दिक्कत नहीं, 21/2। ऐसा क्यों किया ये हमें क्वेश्चंस में दिखेगा। तो ये मुझे समझ में आता है, सॉरी ये मतलब डी ना हो जाता, ये हमारी इसमें से माइनस करते, मतलब क्लियर है कि डी ना हो जाता, ये हमारा बन जाता 10.5 -7, मतलब क्लियर है। इस केस में मैंने 10.5 लिखा इस टर्म को डी निकालने के चक्कर में, 10.5 -7 जो कि इस केस में 3.5 हो जाता। मैंने 21/2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरी कैलकुलेशन गंदी होती। तो यार मैं क्यों गंदी करूं, मेरा काम है कि यार इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये मेरा डी था। अब इस 3.5 को भी दो तरीकों से पढ़ सकते हैं, या 3.5 पढ़ लें या फ्रैक्शंस में इसको छोटा सा सॉल्व करके लिख लें तो 7/2। ये मैं अपने मन में पढ़ लेता, ठीक है। यही काम है, कैलकुलेशंस को नीट करना मेरा काम है। तो ए पता है, डी पता है, अब उसने पूछा है इनका सम, तो मतलब पूरी एपी का सम पूछा, तो मैंने कहा यार फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला चीज चला सकता हूँ मैं, पर उसमें मुझे एन तो पता होना चाहिए। तो एन निकालने के लिए उसने क्या दिया हुआ था हमें, ए एन, जो कि इस केस में 84 था। तो ए एन जो कि हमारा था फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स जो कि निकालनी है -1
इंटू डी। अब डी क्लियर है, यहाँ पे मैं 3.5 भी लिख सकता हूँ, पर 7/2 भी लिख सकता हूँ, और इस केस में मैं 7/2 लिख रहा हूँ, क्यों, ये अभी हम कैलकुलेशंस में नोटिस करेंगे। ये बराबर आ जाता है 84 का। तो क्लियर है, 7 उधर चल जाता है, ये हो जाता है n-1 7/2, 84 -7 जो कि हो जाता है 77। तो अब हमें क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 7/2 क्यों लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे ये कटते दिखे आपस में, यहाँ से ये कटा, ये 11 बन गया। क्लियर है, अब 2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ, फिर इधर -1 उधर चला गया, तो n आ गया 23। बस इसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल बेकार था हमारे सामने। फॉर्मूला लगाते n/2 जो कि इस केस में हो जाता है 23/2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि 7 थी प्लस लास्ट टर्म 84। ये बन जाता है इनका सम 91, 91 इंटू 23। सॉल्व करके इसका आंसर आना चाहिए था हमारा 1046.5। बहुत बेकार क्वेश्चन था ये, एनसीईआरटी का सवाल, सिर्फ वार्म अप के लिए था। अब अगला देखो। तो ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। ये भी बहुत बेकार क्वेश्चन था, जस्ट फॉर वार्म अप था कि एक बार हम इस लैंग्वेज को पढ़ जाएं ताकि हमें क्लियर हो कि ऐसी लैंग्वेज को भी कैसे हैंडल किया जाता है। तो मतलब क्लियर है, इसमें ए गिवन था 9, ठीक है, डी गिवन था, मतलब निकाल सकते थे, मैं 17 - 9 करता, मतलब क्लियर है 8 आ जाता, और एन हमें नहीं पता था, एन ही तो मतलब निकालना था, और एस एन दे रखा था, क्योंकि कहता कितनी टर्म्स लेंगे ये सम आ जाए, तो एस एन मान लेते हैं उसको 636। तो क्लियर है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसको मैं अपनी नॉन भाषा में कन्वर्ट किया, पहले ए लिखा, डी लिखा, एन लिखा, एस लिखा, क्योंकि मुझे यही भाषा तो समझ आती है, तो मैंने उसको ऐसे लिख लिया। उसके बाद ये चीज़ बेकार थी, क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो एस एन होता है n/2 जो कि निकालना था इस केस में, और 2a मतलब कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म, वो क्या हो गया 18, प्लस n-1 इंटू डी जो कि हो गया 8। अब इसमें फिर से बात आई कि यार कैलकुलेशंस को इजीली हैंडल करना। तो इसमें एक बच्चे का दिमाग क्या बोलता है कि यार 2 को उधर सीधा मल्टीप्लाई कर दो, फिर सॉल्व करो। पर यार मेरा काम क्या है, कैलकुलेशंस को नीट करना। तो मुझे एक चीज़ दिखी कि यार 18 और 8 में से तो 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या काट दूं? तो बिल्कुल काट दूं। ये हो जाता 9 प्लस 4n माइनस 4, ठीक है। अब इसको लिख देता, मतलब 4n माइनस 4। अब ये हो जाता 9n, मतलब क्लियर है, 9 भी ना लिखते, अंदर ही माइनस कर ले, तो ये हो गया 5n प्लस 4n स्क्वायर, और यहाँ से तो 636 ही है। बस अब ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक था, पर ये भी मैंने अपने एंड पे सॉल्व करना था यार। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सवाल यहाँ पे छोड़ के आ जाऊँ, मैं कहूँ कि नहीं एपी का सवाल था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्यों पूछा। तो मतलब वो वाले जोन में जाने की यार हमें आदत नहीं होनी चाहिए कि हम गिव अप करें। मेरा काम है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो मैं करूँगा। तो अब मेरे पहली अप्रोच क्या होती मेरी कि क्या यार इन दोनों में कोई जोड़ी बनती है, जोड़ी इन द सेंस क्या फैक्टराइज हो पा रहा है। तो मैं सोचता कि यार 636 इंटू 4, फिर डी निकालूं, फिर उसके बाद मैं देखूंगा क्या बनेगा, तो कौन करे इतना काम। तो मैंने कहा यार मेरे को सीधा ही फॉर्मूला पता है, बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब क्लियर है, ये फॉर्मूला हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा होता है, बाय 2a। मैं सिंपली वो वाला फॉर्मूला लगाता, तो इसका क्लियर है, जो डी बनता वो इस केस में हमारा बन जा रहा था 10201, ठीक है। और उसका अंडर रूट हमें क्लियर है, रूट डी जो होता वो 101 होता। तो इस केस में बी जो था, सॉरी माइनस बी होता है, वो होता -5 प्लस माइनस 101/2। अब समझ 2a मतलब जो इस केस में हो जाता हमारा 8, ठीक है। तो इसमें एक बात समझना है यार, अब इस केस में हो सकता है, मतलब कंप्लीटली वैलिड पॉइंट है कि इस केस में कोई कहता, सॉरी यार ये 2 होता है यार। तो क्लियर था यार, ये 2a इस केस में, मतलब मैं गलत पड़ गया, यहाँ पे 4 ही देवन था तो यहाँ पे 8 आ जाता। तो इसमें एक बच्चे को क्या बोलना चाहिए था
कि यार -5 इसमें मैंने कौन सा केस रिजेक्ट करना था। तो उसको बोलना चाहिए था कि यार जब मैं -5 -101/8 करूंगा तो चीज का आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब क्लियर है, -5 -101 वो एक -106/8 जो भी आगे टर्म बनती होगी, तो वो एक नेगेटिव चीज आएगी। तो अब उसको क्या बोलना चाहिए था कि यार ये प्लस होता होगा। क्लियर है, वो क्या हो जाएगा -5, ये केस उसको रिजेक्ट करना था, और बाय 8 तो मतलब ये 96/8 बन जाता, जो कि सिंपली 12 था। तो ये इसका जवाब है। मतलब क्लियरली इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पर इसमें कैलकुलेशंस को नीटली हैंडल करना था और ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए था। -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। b² - 4ac को ही मैंने कैपिटल डी लिखा है, उसको कंफ्यूज मत करना कॉमन डिफरेंस के साथ। मतलब क्लियर है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है यार। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कारण ये क्वेश्चन किसी का रुका, तो उसको अपना वो टॉपिक भी पहले क्लियर करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में जो सेंस है ना, वो सेंस कंप्लीटली हम पहले देख चुके हैं। तो ये क्वेश्चन अब अपना खुद से होना चाहिए। नहीं होता तो हम बाद में इसका सोल्यूशन देखेंगे, पर ट्राई करो कि ये क्वेश्चन पहले खुद से हो। तो यार इस क्वेश्चन में देखो उसने क्या दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 4n माइनस एन स्क्वायर। तो कहता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, उसमें उसने लिखा ही हुआ है साथ में, मतलब मैं इरेज नहीं कर पाया इस चीज को, वरना मैं कर देता कि फर्स्ट टर्म एंड what is the sum of first two terms, what is second term, and similarly third, 10th and nth terms निकालो। तो यार अब इसमें एक बच्चे की अप्रोच अलग होती, एक बच्चे की अलग होती। तो इसमें जो एक अप्रोच होती वो कहता है कि यार मुझे पता है SN - 1 जो होगा ना वो AN होता है। मतलब क्लियर है, हमने अपनी अकल से बनाया था कि S2 A1 + A2 होता है और S1 A1 होता है। तो अगर S मतलब ये 1 है तो S2 - S1 कर दो तो क्लियरली हमारे पास A2 बच जाता है। तो उसी अकल से हमने ये फॉर्मूला बना लिया था। तो एक बच्चा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करता, तो वो सिंपली क्या करता 4n - n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखता 4n की जगह n - 1 और क्लियर है -n - 1 का होल स्क्वायर। और वो कहता कि ये an बनता होगा। वो कंप्लीटली इसको सॉल्व कर देता, an उसको मिल जाता, उसमें वो बारी बारी n की वैल्यू डालता जो भी पूछा हुआ है। मतलब इस केस में उसने पूछा हुआ है फर्स्ट टर्म बता दो, सेकंड टर्म बता दो, थर्ड बता दो, 10th बता दो और 9th बता दो। तो क्लियरली उसने ये चीजें पूछी थी, तो वो इससे निकाल देता। पर एक बच्चा कहता जो कि आलसी होता है, वो कहता है यार कौन इतनी मेहनत करे, n - 1 स्क्वायर निकाले फिर उसके बाद ये करे। कहते हैं यार SN दिया हुआ है ना उसने 4n - n स्क्वायर, और पूछा क्या है A1, तो वो कहता है ये तो हो जाएगा S1। n को कम्प्लीटली उसने n को 1 डाला तो उसका सवाल होना शुरू हो गया 4 माइनस मतलब 4 × 1 - 1 स्क्वायर, जो कि 1 ही हो जाता है, जो कि 3 आ जाता। वो कहता लो A1 तो आ गया हमारे पास 3। अब वो कहता है A2 पूछा है, तो कहता पहले S2 निकाल लो। वो क्या होगा 4 × 2 8 -2 का स्क्वायर जो कि 4, कहता वो भी हो गया 4। ठीक है, तो कहता जो A2 होगा वो बराबर होगा S2 - S1, कहता वो है 1। बस खत्म बात। अब इसके आगे भी बच्चा कैसे अप्रोच करता है वो डिपेंड करता है हर बच्चे पे। मतलब हर बच्चा कहता कि अब मुझे चाहिए S3, तो वो कहता मैं S3 निकाल लूंगा फिर उसके बाद आगे सॉल्व करूंगा। तो वो भी सही अप्रोच थी कि S3 निकाल लूंगा, मतलब क्लियर है वो 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 जो कि हो जाता 3, और उसके बाद वो इन दोनों को सम निकालता तो A3 उसके बाद उसका आ जाता -1। तो वो भी कंप्लीटली सही था। पर एक बच्चा कहता है यार फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस इन दोनों को माइनस करके निकाल लूंगा, जो कि उसको क्लियर है कि -2 आ रहा है, तो उसके बाद जो भी पूछे निकाल लूंगा। मतलब इन एनी वे ये क्वेश्चन हमारा खुद से होना चाहिए था कैसे भी अप्रोच करके, पर ये इसको करने का फास्ट तरीका था। तो इसको ध्यान में रखना। मतलब मान लो कोई हमें कल को कहे कि यार जो SN है ना वो है 4n³ -
4n⁴, तो यार कौन n-1 निकालेगा? तो उसमें मुझे ये वाली चीज की अकल होनी चाहिए कि इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। अब अगला देखते हैं। तो यार ये क्वेश्चन एक बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब रियल लाइफ कोई प्रॉब्लम दी होती है इन क्वेश्चंस में। तो इन क्वेश्चंस में यार मैं स्टेप्स बता देता हूँ। पहले हम इस केस में रियलाइज करते हैं कि हमने निकालना क्या है। क्या an निकालना है, sn निकालना है। फिर हम उसकी टर्म बनानी शुरू करते हैं कि यार होगा ये सवाल एपी से, पहले तो ये जज करें कि क्या एपी लग रहा है। लग रहा है तो एपी का मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, खत्म सवाल। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे अप्रोच करो और देखो क्या खुद से हो पाता है। तो यार अब इस क्वेश्चन का अगर हम सोल्यूशन देखें तो इसमें उसने पूछा क्या, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी ऑफ अ डे फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, मतलब ₹200 फॉर फर्स्ट डे, फिर 250 सेकेंड, फिर 300 थर्ड, एक्सेट्रा। तो कहता पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग, मतलब मैं समझ गया कि यार हर दिन ना वो 50 बढ़ा रहा है। तो मैंने इससे जोड़ा कि यार हर बार बढ़ा रहा है, ऐसा ही तो एपी में होता है कि हर टर्म में एक चीज ऐड होती है जिसको कि हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो मैं इस सवाल को अपनी टर्म्स में ले आया एपी की, कि यार फर्स्ट टर्म 200 है क्योंकि फर्स्ट डे दे रखा है साथ में, और मैंने कहा कॉमन डिफरेंस 50 का है। अब मैंने देखा कि उसने पूछा क्या। तो उसने पूछा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड वर्क बाय 30 डेज। तो उसने मेरी तरह पूछा क्या मेरे से, कहता कि यार सम निकाल दो उसका, जितने उसने पैसे 30 दिन के एंड में देने हैं। तो मैंने कहा 30 दिन के एंड में वो कितने पैसे देगा, जितने पैसे हर दिन देने हैं उन सबका सम कर दो। तो मैंने कहा यार ये तो एपी का सम पूछ रहा है, कितना, 30 टर्म्स का। क्यों? क्योंकि उसने 30 डेज खुद ही तो लिखा। तो बस खत्म सवाल। ए लिखा 200, ठीक है, डी लिखा 50, और उसने पूछा गया है S30। तो मतलब क्लियर है कि यार ये तो कोई सवाल ही नहीं था। मतलब एस एन का फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करना था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो ये क्या हो जाता, 30/2 इंटू 2a, जो कि क्लियर है 400, ये हमारा कितना हो जाता 400, और n-1 क्लियर 29 था, और वो इंटू डी कर दो तो 29 इंटू 50 हो जाता। तो क्लियर है यार, अब सिर्फ कैलकुलेशंस की हैंडलिंग थी, वो आप जैसे मर्जी कर लेते। मतलब मेरे दिमाग में तो यार हमेशा ये घंटी बजती है कि इस मल्टीप्लिकेशन को मैं जितना इजी हो सके उतना करूं। तो इस केस में तो यार एनी हाउ सारी कैलकुलेशंस इजी थी, जैसे मर्जी करके इसका आंसर है 27,750। तो कैलकुलेशंस इसकी एंड तक कंप्लीट करनी है खुद से यार, मतलब मैं कैलकुलेशंस करके यहाँ पे दिखा दूंगा तो उससे आप कुछ नहीं सीखोगे। आपके एंड पे काम क्या है कि अगर ये सवाल की लैंग्वेज को नहीं ब्रेक किया तो क्या ये कैलकुलेशंस को ब्रेक कर पा रहे हो अपने एंड पे। मतलब अभी भी वीडियो को पॉज करो और देखो क्या कैलकुलेशंस मेरी खुद से हो पा रही हैं। भी यार ये सवाल अच्छा नहीं था, मतलब सिंपल सा एनसीईआरटी का सवाल था, तो एनसीईआरटी का सवाल कितना ही टफ होगा यार। तो ये अपना खुद से भी होना चाहिए था, नहीं हुआ तो इसकी लैंग्वेज को देखो यार कितनी ईजी थी। मतलब क्लियर है कि अगर मैंने इसको 2 लाइनों में कर दिया, अगर कोई बच्चा कंप्लीटली लिखता, और यार यूनिट्स का ध्यान रखा करो, वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस में हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखा करो। तो क्लियर है कि यहाँ पे अगर मैंने 3 लाइनों में किया तो अगर कोई कंप्लीटली भी लिखता तो कितनी लाइनों का क्वेश्चन था, 6-7 लाइनों का सवाल। और यार ये बोर्ड में बहुत बार आया। तो इस लेवल से आप जज कर सकते हो कि यार एपी कितना स्कोरिंग टॉपिक है। अब अगला देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, पर अगर इसकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर पाओ तो, और इसकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने के बाद अगर सॉल्व भी होगा तो इसकी कैलकुलेशन में बहुत अकल की बात है। तो अभी वीडियो पॉज करके देखोगे क्या उस बात को जज कर पा रहे हो। तो यार अब हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। वो कहता है 200 logs are to be stacked in a following manner: 20 logs in bottom row, 19 in next row, 18 in next, and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in top row? तो यार मैंने कहा कि यार इस लैंग्वेज से अभी मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, बट मेरे को एक चीज समझ आई कि वो कहता है कि 200 लॉग्स रखनी है। लॉग्स मतलब क्या है यार, लकड़ियों के हिस्से। तो वो कहता है 200 लॉग्स को सजाना है। कैसे सजाना है कि 20 सबसे नीचे रख लेना,
फिर अगली रो में 19 रख देना, फिर 18 और ऐसे। तो मैंने कहा यार हर बार एक ही कम कर रहा है, तो मतलब एक तरह से -1 ऐड कर रहा है। तो मैंने कहा यार ये भी एपी है। कैसे? मैंने कहा यार इसकी फर्स्ट टर्म अगर मैं मान लूँ 20 किसी एपी की, और उसका डी मान लूँ -1, तो ये वही एपी तो बनता जा रहा है। बी 20 लिखा, प्लस इसमें -1 किया, क्या 19 हो गया, प्लस -1 किया, क्या 18 हो गया। तो मैंने देखा कि यार ये तो सेम ही बनता जा रहा है। तो मैंने कहा ये भी एपी का क्वेश्चन है। मतलब क्लियर है कि यार अभी एपी चल रहा है ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि यार एपी से ही सॉल्व करें। पर एग्जाम में क्या हमारे सामने टास्क होगा कि किसी क्वेश्चन को देख के उसके टॉपिक के साथ रिलेट करना। तो वो चीज को भी सीखो कि यार किसी क्वेश्चन को मैं अपनी नोन बात पे कैसे लेके आया। अब देखो कि यार सिंपल सा सवाल, अब उसने ए दे दिया, डी दे दिया, मैंने कहा यार अब निकालना क्या है। तो वो कहता इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड। तो मैंने कहा यार 200 लॉग प्लेस करने हैं, तो वो रोज पूछ रहा है। तो बेसिकली मेरे से नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है एक तरीके से, कि यार कितनी रोज बनी। मतलब अगर 20 19 18 रखे तो मैंने कहा 3 रोज। तो ऐसे ही वो मेरे से नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है एक तरह से। तो वो मैंने निकालनी थी। नंबर ऑफ टर्म्स मैं निकालता इस केस में, तो वो मेरी बन जाती। अभी मतलब उसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता। वो कैसे निकालता कि मेरे पास 200 लॉग्स दे रखी हैं। तो मैंने कहा यार एक तरह से इन सबका सम 200 होगा। 20 19 18 इन सबका सम कर दें तो 200 होगा। मैंने कहा खत्म सवाल। कैसे? एस एन दे रखा है 200, उसके बाद उसने एन पूछा हुआ है। तो मैंने कहा यार 200 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। मतलब इसमें भी उसने फंसाया नहीं, पर याद रखना नंबर ऑफ टर्म्स एन होंगी बाय 2। 2a मतलब क्या हो गया वो 40, प्लस n-1 इंटू डी, जो कि क्लियर है इस केस में -1 था, जो कि इस केस में -1 था। अब क्लियरली इसको उधर ले जाते, क्योंकि देखा कि यहाँ से कहीं कट नहीं रहा, तो इसको सिंपली उधर ले गए 2 को। ये हो गया 400 इक्वल्स n इंटू 40 माइनस n प्लस 1। मतलब क्लियर है, -1 को मैं अंदर ले गया। ये हो गया 400 इक्वल्स, मतलब क्लियर है 40 प्लस 1 41, एन के साथ मल्टीप्लाई हुआ 40n, और ये हो गया -n²। अब -n² और 41 को उधर ले गए, तो ये हो गया n² माइनस 41n प्लस 400। अब ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक थी, इसको सॉल्व करना मेरे को आना चाहिए था इन 10 सेकेंड्स। कैसे? कि यार मेरी मल्टीप्लिकेशन पे भी पकड़ होनी चाहिए। मुझे देखा कि यार 400 को फैक्टराइज करें तो ये क्या बन जाएगा, 2 के साथ करें 200, फिर 100, फिर 50, फिर 25, और फिर क्लियर है 2 5 आ जाते हैं। तो मेरी घंटी झट से बजती कि यार इन दोनों को सम करके ना लास्ट में 1 आना चाहिए। मतलब क्लियर है 41 डिजिट जो लास्ट हो वो 1 बने। तो वो कैसे बन सकता है? मैंने वो जोड़ी बनानी थी, तो मैंने कहा यार 5 5 25 हो गया। मैं कहा अगर ऊपर लास्ट का डिजिट 6 हुआ ना, तो पीछे 1 बन जाएगा। तो मैंने देखा कि यार बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 दैट इज 16। 16 प्लस 25 क्या होता है 41। तो क्लियरली बस मेरी जोड़ी बन गई। तो मैंने लिखा n², याद रखना -16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल 0। अब इसमें कोई टास्क नहीं था, n को बाहर ले लेते, यहाँ पे कॉमन आ गया n-16, इधर -25 को बाहर ले लेते, तो भी अंदर आ जाता है n-16, और अपने 2 जवाब बन जाते हैं n के, 16 और 25। अब आई अकल की बात। अब यहाँ पे एक बच्चे का माइंड डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं रिजेक्ट कौन से आंसर को करूं। मतलब क्लियर है एक आंसर तो रिजेक्ट होगा, या 16 लगती होंगी या 25। तो अभी तक जो हमने डील की है उसमें क्या हो जा रहा था कि एक जवाब या तो नेगेटिव आ रहा था या फ्रैक्शन बन रहा था। तो इस केस में तो दोनों पॉजिटिव है। तो इस केस में एक बच्चा क्या बोलता कि यार मुझे दिखता है कि जो A16 होगा ना, वो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस 15d, और डी इस केस में क्लियर था -1 था, तो 15 इंटू -1 -15 जो कि 5 होता। पर जो A25 बनता मेरा, वो बनता 20 माइनस 24d, -20 मतलब +24d, और डी हो जाता -1, वो हो जाता 20 माइनस 24 दैट इज -4, जो कि हो नहीं सकता। मतलब क्लियर है कि हमारी एपी रिप्रेजेंट क्या कर रही है, नंबर ऑफ लॉग्स जो कि एक रो में लगेंगी।
तो एक रो में जो लॉग्स लगेंगी क्या नेगेटिव लॉग्स कभी लग सकती हैं? तो नहीं। तो इसको वहां से रिजेक्ट करना था। तो एक बच्चे को अपनी पेपर में लिखना चाहिए था कि मैंने 25 को इसलिए रिजेक्ट किया कि जो 25th टर्म है वो इस एपी की नेगेटिव है, जो कि हो नहीं सकती। तो क्लियर है कि यार ये सवाल वहां से सॉल्व करके 25 का आंसर हमने लिखना था कि रिजेक्टेड है, और 16 हमारा सही जवाब। तो सवाल किसका था? एपी का। गलत कोई बच्चा किसके लिए करता? अपनी कॉमन सेंस से, यार 25वीं टर्म क्लियर है नेगेटिव है, तो उसको नहीं लिखना। तो यहाँ से एक अकल डेवलप करो कि यार जो एपी के सवाल हैं उसको एंड तक सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस लिख दिया तो मेरा सवाल खत्म। वो मुझे क्लियरिटी है कि अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो सवाल कुछ रहा नहीं। और हमने देखा यार अभी हम कितने सवाल कर चुके हैं, उसमें कुछ था करने वाला, सिर्फ कैलकुलेशंस को क्लियर करना था। अब अगला देखो। तो अगला सवाल भी यार ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो मतलब क्लियर है कि सिंपल ही होगा। बट इसकी भी लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उस लैंग्वेज को पकड़ना। अब अगर हम इसका सोल्यूशन देखें इस क्वेश्चन का, तो सोल्यूशन में हमें समझ में आता है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। मतलब क्लियर है, यहाँ से सेमी सर्कल अगर गया उसका बी से ए, तो ये जो अगला सेमी सर्कल बना, ये वाले का सेंटर ए था, तो ये वाले का सेंटर बी था। तो ऐसे ही आगे भी हो रहा है। मतलब कंप्लीटली उसने ये वाली चीज बताने की कोशिश की, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं था। उसने कहा ऑल्टरनेटिंग सेंटर्स, द रेडियाई क्या है, पहले का 0.5 सेंटीमीटर है, फिर 1 है, फिर 1.5। तो मतलब क्लियरली उसने ऐसी टर्म्स लिख के ना मुझे हिंट दे दिया कि ये एपी का सवाल है। तो मैं फिर एपी वाली सोच पे चला जाता हूँ। और उसने मेरे से पूछ क्या लिया, कहता फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल्स। तो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में सुना क्या था कि यार वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम मैं पहली चीज क्या नोटिस करूंगा कि भाई मैंने निकालना क्या है। तो वो कहता कि टोटल लेंथ निकाल दो ऐसे सेमी 13 कंसेक्टिव, मतलब उसने नंबर भी दे दिया 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल। तो मैं कहता मुझे अपने आप से क्या बोलना चाहिए था कि लेट लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल्स बी L1 L2 L3 एंड सो ऑन अप टू क्लियर है L30। तो अगर ये इनकी लेंथ्स हैं तो मेरे रिक्वायर्ड आंसर क्या है? जो रिक्वायर्ड आंसर, इसका जो मर्जी आप नाम ले लेते, वो होता L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन अप टू L30। ये मेरा जवाब होता। पर अब मैंने सोचा कि यार ये लेंथ निकलेगी कैसे? तो मेरे को क्लियर है फिगर देख के कि जो L1 होगा वो इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा। मतलब क्लियर है कि यार वो इसका पेरीमीटर हो जाएगा सिंपली। और पेरीमीटर मुझे ये भी क्लियर है कि जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है पूरे सर्कल का? 2 पाई आर। मतलब सर्कल के पेरीमीटर का, अगर मैं पी बोल दूं पेरीमीटर को, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो मुझे क्लियर है 2 पाई आर। और सेमी सर्कल का इस केस में, मतलब ये भी अकल वाली बात है अगर ये भी डाइजेस्ट कर पाओ, कि इस केस में जो सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता ना वो हो जाता पाई आर। मतलब आर रेडियस है। क्यों इस केस में पाई आर होता? क्योंकि इस केस में हम बात कर रहे हैं सेमी सर्कल की ऐसे, ना कि ऐसे। मतलब नीचे वाली लाइन नहीं है। अगर ये नीचे वाली लाइन होती तो फॉर्मूला बन जाता पाई आर प्लस इस लाइन की भी लेंथ, जो कि हमें क्लियर है कि वो आर प्लस आर 2 आर हो जाती। तो यार ये भी बहुत अकल की बात है, ये भी कहीं पे यूज होगी। इस सवाल में नहीं हो रही, हो सकता है एग्जामिनर कल को नया सवाल बना दे। तो क्या तब मैं ब्लॉक हो जाऊंगा? नहीं। तब भी मुझे सॉल्व करने की अकल होनी चाहिए कि ये सवाल कैसे सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन करने से हमारा कुछ नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन में अकल डेवलप करने से कि यार ये कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इस केस में मुझे क्लियर था कि सेमी सर्कल का जो ये बनता वो पाई आर बनता। तो मतलब एक तरह से मुझे पता था कि जो मेरा L1 होगा ना वो होगा पाई R1, जो L2 होगा ना वो होगा पाई R2। ठीक है।
तो ऐसे ही करते करते मुझे ये भी पता था कि जो मेरा L13 होगा वो होगा पाई आर 13। मतलब क्लियर है, 13th रेडियस जो भी बनेगा। तो अब मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या था, वो तो था L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे सो ऑन अप टू L13। अब क्लियर है कि L1 को अगर मैं लिख दूं पाई R1 तो क्या कुछ गलत है? नहीं, वो उसकी वैल्यू है। ऐसे ही L2 को लिख दूं पाई R2, L3 को लिख दूं पाई R3 और ऐसे ही आगे जाता रहूं और मैं लिख दूं प्लस करके पाई R13। अब मुझे दिखता है कि पाई को बाहर ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बन गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन अप टू R13। अब मेरे सामने मुसीबत है कि यार R1 प्लस R2 प्लस R13 कैसे करूं, ये तो मुझे आता ही नहीं है, मतलब कौन 13 टर्म्स का सम करे। तो फिर हमने अपने काम की बात पे लाए कि यार मुझे पता है कि जो भी सवाल होता है ना उसको अपनी नोन बात पे ले आते हैं। तो मैंने देखा जो रेडियस है ना ये गिवन, ये तो यार एपी नहीं है। 0.5 1 1.5 2, क्या ये एपी बन रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म मैं 0.5 ले लूं और कॉमन डिफरेंस भी 0.5 ले लूं? मतलब क्लियर है, इसमें 0.5 ऐड किया 1 बन गया, इसमें 0.5 ऐड किया 1.5 बन गया। ऐसे मैंने कहा यार खत्म सवाल, नंबर ऑफ टर्म्स भी दे दी, ए भी दे दिया, डी भी दे दिया, खत्म, कोई सवाल ही नहीं बचा। ये तो एपी का क्वेश्चन बन गया मेरी। मैं कंप्लीटली यहाँ पे क्या लिखता कि क्लियरली R1 R2 मतलब कॉमे डाल डाल के R3 सो ऑन अप टू R13 तो एक एपी है। मतलब क्लियर है, ये तो एक एपी है जिसमें जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो क्लियर है 0.5 थी और जो कॉमन डिफरेंस था वो भी 0.5 ही था इस केस में। तो अब मेरे को इनका सम करना था, इसमें भी मैं इंटेलिजेंटली हैंडल करूंगा। अब मुझे एस एन के दो फॉर्मूलाज आते हैं, एक तो आता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, एक आता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला रिलेशन। अब मैं वो यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे 13 टर्म्स की जो एपी है उसका पूरे का सम चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स मुझे गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म मैं निकाल सकता हूँ कैसे? मतलब क्लियर है, A13 हमें पता होता है a प्लस 12d होता है an के फॉर्मूले से। तो a मुझे पता था वो था 0.5 प्लस n माइनस 1 भी मुझे क्लियर है कि 12 दिया हुआ है और इंटू डी भी क्या है हमारा 0.5। अब 0.5 को 1/2 इस केस में लिख के कटिंग करके 6 आ जाता है और ये 6 प्लस 0.5 हो जाता है 6.5। उसके बाद ये सवाल बेकार था, इन सब का सम करते R1 प्लस R2 जो मेरा आता वो था R1 प्लस R2 ऐसे करते। पर ये भी एंड तक करते, यहाँ पे छोड़ना आते क्या मेरा सवाल हो गया, एंड तक कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है। ये मैं लिखता n/2 फर्स्ट टर्म दैट इज 0.5 जो कि हमें गिवन थी, प्लस लास्ट टर्म मैंने अभी निकाली 6.5। तो ये क्या हो गया हमारा 13/2 इंटू 6.5 जो कि हमारा हो गया 7। ठीक है, अब इसमें एक बात सोचो, एक बच्चा यहाँ पे ही सॉल्व करने की करता है पर यहाँ पे नीड नहीं थी यहाँ पे सॉल्व करने की। क्यों? इस क्वेश्चन में हमें एक और चीज दे रखी थी कि पाई को ले लेना, ये मतलब क्लियर है 22/7। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे 7 पढ़ा ना, मैंने झट से बोला कि नहीं यार मैं अभी काटूंगा नहीं, अभी मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये थोड़ी ना निकालना है R1 प्लस R, मेरा काम तो ये चीज निकालना है। तो मैंने रोका अपने आप को कि यार रोका भी, मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो तो है पाई इंटू ये जो गंद बना अभी हमारे सामने R1 प्लस R2 प्लस R, तो वो हो गया पाई इंटू ये चीज मैंने निकाल दी थी, वो हो गया 13/2 इंटू 7। अब मैं पाई की वैल्यू जो गिवन थी वो डाल देता 22/7। मतलब क्लियर है, जो गिवन वैल्यू थी उसका यूज किया, अपनी तरफ से नहीं डाला 22/7। तो ये हो गया 13/2 इंटू 7। मतलब देखा कितनी नीटली 7 7 से कट गया, 2 22 से कट के 11 और ये मतलब 13 इंटू 11 तो मुझे औरली आता है कि ये हो जाता है 143 सेंटीमीटर। वर्ड प्रॉब्लम्स में बार बार कह रहा हूँ कि हमें यूनिट्स मेजर करने बहुत जरूरी। ये हमारा यार आंसर था सिंपली। तो अब हमने नोटिस किया कि यार जितने भी अभी तक सवाल किए, क्या इसमें मैंने कोई नई चीज बता दी आपको कि यार
ऐसा एक फॉर्मूला होगा, इस एपी में ये चीज लगाना, कुछ ऐसा नहीं होता यार। हर क्वेश्चन हमारी ही नोन बात से निकला, और हमें दिखा कि एग्जामिनर ने हमें कैसे टेम्प्ट किया बातों पे। मतलब अगर हम रिवाइज करें हर क्वेश्चन को, तो हम रियलाइज करेंगे कि यार कितनी बेसिक बातें थी। मतलब अगर मैं ये वाला क्वेश्चन ले लूँ, तो ये तो चलो बिल्कुल बेसिक हमारे फॉर्मूले की रिवीजन थी, पर इसमें भी उसने ये चीज को टेम्प्ट कराया कि एक बच्चा कहता कि मुझे एन नहीं पता, तो एन कैसे निकालना था, यहाँ से। अगर ये वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें भी एन वाली टर्म से हमें उसने फंसाया कहाँ, कैलकुलेशंस में लास्ट में। एक बच्चा कैलकुलेशंस के कारण अपना लीव कर देता है ये क्वेश्चन, कहता कि नहीं यार ये कैलकुलेशंस बहुत टफ है, होगा नहीं। पर हमें दिखा कि यार 12 इसका आंसर कैसे बना। तो क्लियर है, इसका आंसर हमारे पास कितना बना था, 12। तो वो कैसे बना ये हमने नोटिस किया इस केस में, हमने रिजेक्ट किया नेगेटिव आंसर। तो इस क्वेश्चन ने हमारी ये सेंस बनाई। अब अगर ये क्वेश्चन देखें तो इसने हमारी एक अलग तरह से सेंस बनाई कि यार एस एन माइनस एस एन माइनस वन से ए एन तो निकल जाएगा, पर क्या मैं हर बार इतनी गंदी कैलकुलेशंस करूंगा, तो नहीं। मैं ये वाली अप्रोच भी तो अपना सकता हूँ, जो हमने पहले भी एक बार सुनी थी। अब अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूं, तो ये कंप्लीटली दिखता है कि यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस जो इसकी लैंग्वेज थी ना उसको इंटरप्रेट करता है एक बच्चा। जो पहले कर जाता उसका लिए क्वेश्चन ये बिल्कुल ही बेकार था, ये कोई अच्छा सवाल नहीं था। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था। क्यों इंटरेस्टिंग था, कि एक तो इसकी लैंग्वेज से कोई बच्चा एपी बनाने में झिझकता है कि यार नहीं, मैं ना 20 ऐसी टर्म्स निकाल लेता हूँ, फिर मैं उनका सम करके मैं मेहनत से सवाल बनाता हूँ। तो यार वैसे नहीं था, इसको एपी से अपने लैंग्वेज पे लेके जाते। तो उसके बाद हम देखते कि यार इसमें जहाँ पे हमें एग्जामिनर ने अड़ाया ना, एक अच्छा बच्चा जहाँ पे अड़ता, वो यहाँ पे अड़ता कि यार मैं 16 रखूं कि 25। तो उसको अपने आप से ये बात बोलनी चाहिए थी कि मैं दोनों वैल्यूज डाल के देख लेता हूँ, कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करने लायक है। तो मैंने देखा 25 रिजेक्ट करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उस पर ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता इस केस में। इस केस में एपी की टर्म नेगेटिव आ सकती है, ये हमने पहले लेक्चर्स में सुना था कि ये एक रियल नंबर होता है। तो इस केस में नेगेटिव नहीं आ सकता, वो हमें क्लियर है, क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स की बात थी। अब अगर ये क्वेश्चन देखें तो ये भी इंटरेस्टिंग था। कैसे, कि हमने किसी गिवन प्रॉब्लम को कैसे अपनी एपी की प्रॉब्लम बनाया, फिर उसको सॉल्व कर दिया। और एपी की प्रॉब्लम तो जैसे हमें पता ही है कि हमेशा ही बेकार होगी, ए दिया होगा, डी दिया होगा, उसके बाद हमने चीजें निकाल ली। तो इससे हमने अकल बनाई कि यार एपी का सवाल मेरा होना ही होना है, और मेरी नोन बात से होना। तो यार अब एपी चैप्टर हमारे लिए खत्म नहीं हुआ, इनफैक्ट हमारे लिए अब ये चैप्टर खुल चुका है, कि अब मुझे कहीं से भी इसका सवाल आए तो मुझे सॉल्व करना आता है। तो अब एपी का सवाल और बुक से उठाओ, नेट से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, और उसको ट्राई करो कि वो मेरा खुद से हो पाए। मतलब इनफैक्ट यार अगर +1 का भी कोई क्वेश्चन उठा लो ना, तो मतलब उसमें सिर्फ एक दो टर्म्स होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। +1 के क्वेश्चंस भी अगर एपी के उठा लो, तो वो भी हम देखेंगे कि हमसे कुछ होने शुरू हो जाते हैं। तो वो हमारा बेसिकली टास्क नहीं है, हमारा टास्क क्या है कि हमें एपी जितना पढ़ाया उतने की समझ। तो यार अब से ये टॉपिक अपने लिए ओपन है, इसके अनगिनत सवाल हैं। कोशिश करो कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मतलब याद ना करो उन क्वेश्चंस को, सिर्फ सॉल्व करो और देखो क्या खुद से हो पाते हैं। नहीं हो पाते तो सिर्फ टाइम लगाओ, उनके सोल्यूशंस मत देखो 2-2 मिनट के बाद। टाइम लगाओ, 5 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, घंटा लगाओ यार, पर क्वेश्चन कोशिश करो कि खुद से हो। तो बस अब से ये टॉपिक हमारा आज से ओपन है हमारे लिए।